In class, today I'm going to start second part of class plus 2 economics, the chapter number 1 Indian economy on the eve of independence. लास्ट चैप्टर में बेटा मैंने आपसे थोड़ा सा ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल पीरियड के बारे में डिस्कस किया था और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. हमारा प्राइमरी सेक्टर जो था ऑलमोस्ट मैंने उसमें डिस्कस कर दिया था. आज हम यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर डिस्कस करेंगे और अपना डेमोग्राफिक फीचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल. फॉरेन ट्रेड क्या था ब्रिटिश रूल के अंडर, क्या प्रोसीजर था हमारा? नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ब्रिटेन में वो क्या करते थे, जितने भी रॉ मटेरियल्स थे यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ ले जाते थे. तो जब वहाँ लेके जाते थे तो हमें उसके कोई पैसे नहीं मिलते थे. इवन कि वो परचेज कर ये भी नहीं सोचते थे कि हमने परचेज़ किया, वो सोचते थे ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं. बट वहाँ से जब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर आते थे वो हमारी ही मार्केट में उसको डबल प्राइजेस पे सेल कर देते थे. तो फॉरेन ट्रेड किस हिसाब से चल रहा था ब्रिटिश रूल के अंडर? हम एक्सपोर्टर तो थे प्राइमरी गुड्स के. प्राइमरी गुड्स मतलब हमने वीट भेज दी वहाँ, कॉटन भेज दी, जूट भेज दी, इंडिगो भेज दी. बट सिर्फ प्राइमरी गुड्स के जो हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर पे, हम सिर्फ उसके एक्सपोर्टर थे. और हम क्या करते थे, खुद हमें बनाने की परमिशन नहीं थी वो प्रोडक्ट्स को. हम क्या करते थे, वहाँ से फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करते थे. तो उसका रीज़न क्या था? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ से जब जा रहा था तो पैसे नहीं मिल रहे थे, पर वहाँ से जब आ रहा था तो पैसे खर्च करने पड़ रहे थे. तो हमारी इनकम ज़ीरो हो गई थी. तो फॉरेन ट्रेड जो था वो बड़ा अनफेवरेबल था, डिसबैलेंस था. हमारे खर्चे ज़्यादा थे और हमारी इनकम्स कम हो गई थी. नेक्स्ट इज मोनोपली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. इंडिया के ओवरऑल फॉरेन ट्रेड के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का. मोनोपली होता है बेटा, इट्स अ टाइप ऑफ अ मार्केट. मोनोपली मीन्स एक ही प्रोड्यूसर है. ठीक है, मोनोपली में एक ऐसी कंपनी आ जाती है या एक ऐसी फर्म की हम बात करते हैं. आपने +1 में भी पढ़ा होगा, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, डिओपॉली, ओलिगोपॉली. ठीक है, ये सारी मार्केट्स होती हैं हमारी. तो मोनोपली में क्या था कि ब्रिटिशर्स के पास ही पावर थी, या ब्रिटिशर्स जो थे वो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा मतलब कॉन्कर कर रहे थे इंडियन मार्केट को कि उनके पास पूरा कंट्रोल चला गया था ट्रेड का. और फॉरेन ट्रेड पे भी वो ही कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ बनाई वो हमने नहीं बनाई, वो ब्रिटिशर्स ने बनाई, क्योंकि वी आर सो इनोसेंट एट दैट टाइम. और जो बेचारे फार्मर्स थे दे वर इग्नोरेंट एज वेल एज इलिटरेट, राइट. नेक्स्ट इज योर सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स. और जो सरप्लस होता था ट्रेड का, अगर वो बाहर बेचते थे, जो एक्स्ट्रा एंड ओवर था, अबव था, उसका जो जितना भी पैसा आता था ना वो सिर्फ अपने पास रखते थे. उसके बेनिफिट्स भी उनके पास थे, क्योंकि जब वो हमें यहाँ पे डबल प्राइस पे अपने फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते थे वो पैसा भी वो खा रहे हैं, हमसे लगान भी ले रहे हैं, प्लस हमारे ही लैंड के ऊपर कमर्शियल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं दे रहे. तो हर चीज़ में जितने भी बेनिफिट्स थे ना फॉरेन ट्रेड के, वो सिर्फ उन्हीं के पास जा रहे थे. उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था. और उनको कैसे जा रहे थे? देखो, फ्री में रॉ मटेरियल मिल गया, कोई पैसा नहीं लगा, सिर्फ एक मशीन चलाने का ही खर्चा हुआ और लेबर का खर्चा हुआ. प्रोडक्ट बना 10 रुपये का और वो बेचते थे हमें 50 रुपये में. तो सरप्लस जो था 40 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन जो था वो सारा उनकी पॉकेट में जा रहा था. उनको बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं थी कि हमें बेसिक रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए. वो तो फ्री में आ ही रहा था ना इंडिया से. तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत लॉस में जा रहे थे. तभी आपको याद होगा इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया. क्यों नहीं रहे हम सोने की चिड़िया? बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है बच्चे जिसमें हम डेथ रेट, पॉपुलेशन का बेसिकली एक हम रिव्यू लेते. तो उसमें हमारे इंडिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी. हाई डेथ रेट्स भी थे और बर्थ रेट भी थे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल जो था वो इतना अच्छा नहीं था. ठीक है, सर्वाइवल रेट बहुत कम होता जा रहा था और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत मॉडेस्ट था. लिटरेसी रेट जो था मैंने आपको बताया, क्यों नहीं हम उनके साथ compete कर पा रहे थे, या क्यों नहीं हम उनकी जो मतलब कॉन्स्पिरेसीज कह लो या उनकी जो चालाकियाँ थी हम उनको क्यों नहीं समझ पा रहे थे? बिकॉज वी आर नॉट टू मच यू नो अवेयर, और यू कैन से एजुकेटेड, और यू कैन से well versed, and we were not able to understand the techniques of production. We were not able to understand the policies and the motives behind all that things ना. ठीक है,
लिटरेसी रेट उस टाइम सिर्फ 16% था। और ये दिखाता है कि हम सोशली और बैकवर्ड थे और इकोनॉमिकली भी कितने बैकवर्ड थे। फीमेल लिटरेसी रेट तो सिर्फ 7% था। आपको भी पता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम तो हमारे इंडिया में हमेशा से रही है। वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है कि गर्ल्स की पोजीशन लो है, गर्ल्स सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है, दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, दे यूज टू कवर हर फेस इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडोज सिस्टम, विडोज़ में उन्होंने कितने गंदे तरीके से उसको ट्रीट करते थे एंड कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था गर्ल्स के साथ, ठीक है। फीमेल फीटिसाइड जैसी प्रॉब्लम्स, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लोग बड़े सोशली बैकवर्ड थे, ऑर्थोडॉक्स थे, बड़ी नैरो माइंडेड थिंकिंग थी, ठीक है। डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ये वो, तो लोग लड़कियों को मार ही देते थे, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात। और जिन लोगों के पास लड़कियां होती थी वो सोचते थे जितना पैसा इनके पढ़ाई में लगाना है उससे अच्छा है इनकी दहेज के लिए बचा लें हम। तो थोड़ी सी बैकवर्डनेस होने की वजह से लिटरेसी रेट बहुत कम था। और उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो सिर्फ 32 ईयर्स का था। उससे क्या पता चलता था, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की कमी थी, अच्छे डॉक्टर्स की कमी थी, अवेयरनेस की कमी थी। और दूसरी, पुराने ज़माने में लोग कहते थे अगर कोई बीमार होता था तो उनको ऐसे लगता था मिथोलॉजिकल रीज़न है इसके पीछे, हमारे जो भगवान है हमसे नाराज़ हो गए हैं, या हमने कोई पूजा नहीं की है उनकी, या हमने कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं किया तो ये चीज़ हो गई। तो मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स, थोड़े सुपरस्टिशन की वजह से भी लोग जो थे वो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो डेथ रेट था 0 to 1 ईयर्स के बीच में जो बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। 47% था उस टाइम पे। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि कितना पुअर था हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर या हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी बुरी थी उस टाइम पे, और कितना बुरा हाल था हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स का। और दूसरी ये चीज़ ये भी दिखाती है कि तब हम लोग कितने गरीब थे या लोग कितने मजबूर थे कि वो एक तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में ट्रैप हो गए थे, ब्रिटिशर्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो वो किसी भी तरह से कोई कुछ भी कर ही नहीं पा रहे थे अपने लिए, ठीक है। ये कुछ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है बेटा इन एव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। देखो 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये वो कॉम्पोजिशन है। प्राइमरी में 72.7% लोग जो थे वो प्राइमरी में काम करते थे, यानी कि आप ये कह सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये एक बैकवर्डनेस दिखाता है, बैलेंस नहीं है तीनों सेक्टर, एक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा प्रेशर ये दिखाता है कि हम लोग इतने मतलब बैकवर्ड थे इकोनॉमिकली और सोशली, और लोग इतने इलिटरेट थे कि वो लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमारे इंडिया का प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, बट जो ग्रोथ रेट था वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन हमारा 9% था। यूएसए का 32% है, इंग्लैंड का 42 है, जापान का उस टाइम 39% था। वो बैकवर्डनेस क्यों थी बेटा? क्योंकि ये जो यूएसए, इंग्लैंड और जापान जैसी कंट्रीज़ हैं ये मशीन्स का यूज़ कर रही थी उस टाइम। ये ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेशर्स, ये उस टाइम पे ही शुरू कर दिया था उन्होंने मशीन्स का यूज़ करना, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना, और उनकी प्रोडक्शंस बहुत अच्छी। और आजकल तो वो उससे भी ज़्यादा हमसे, हम उस टाइम से अब उनके साथ compete कर पा रहे हैं, तो वो हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे हैं। और जिसका कारण ये है कि वो लोग ज़्यादा स्मार्ट होने की वजह से, एजुकेटेड होने की वजह से उन्होंने अपने आप को टेक्निकली इतना अपडेट कर लिया था प्राइमरी सोर्स में कि उनका जो कह लो कि इनकम सोर्स था प्राइमरी सेक्टर से वो हमारे से कहीं ज़्यादा था, ठीक है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भी एक सिग्निफिकेंट सोर्स बना ऑक्यूपेशन का, बट इंडियन पॉपुलेशन सिर्फ 9% काम कर रही थी इंडस्ट्रीज़ में और माइनिंग एक्टिविटीज़ में। देखो बाकी जगह 32% था, ठीक है। मतलब वर्किंग पॉपुलेशन इंग्लैंड में 42 था, जापान में 39 था। सिर्फ एक इंडिया था जहाँ पे सिर्फ 9% लोग थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। दिस ऑल्सो प्रूव्स द बैकवर्डनेस, ठीक है। और ये इसीलिए था क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमें मशीन्स की नॉलेज नहीं थी, दूसरा इंडस्ट्रीज़ में हम काम नहीं कर पा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था इंडिपेंडेंस के टाइम पे? देखो बेटा सोशल और इकोनॉमिकल एलिमेंट्स में बहुत से चेंजेस आए।
ठीक है। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? ऐसी चीज़ या कह लो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं या कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से जो भी कंट्री है वो सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो जाती है। जैसे कि एजुकेशन, अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुले, ठीक है, खुलने से क्या हुआ, लोग एजुकेटेड हुए तो अच्छी जॉब्स मिलने लगी, तो इकोनॉमिकली क्या हुए, रिच, स्टेबल, हाई लेवल ऑफ इनकम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पर्सन, ठीक है। सोशल चेंजेस क्या है, बैकवर्डनेस ख़त्म हुई, बहुत फ़र्क पड़ गया, अब लड़कियों के साथ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है पर उतना नहीं है जितना पहले था, आज लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। विडो रीमैरिज जैसी प्रॉब्लम को लोग, विडो की मैरिज नहीं होनी चाहिए, विडो ये है वो है, जो भी उनके पुराने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, ठीक है, डॉरी सिस्टम को लेके सती सिस्टम अबॉलिश हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सोशल चेंज आई, सोसाइटी ने अपना आउटलुक बदला लोगों के लिए। एक जेंडर जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन का कंसेप्ट था, उसमें भी लोग कहीं ना कहीं अपनी पुराने मतलब कह लो सुपरस्टिशियस या अपनी रिजिड थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, रोड्स डेवलप हुए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने ही रेलवेज इंट्रोड्यूस किए, रोड्स बनाए, ठीक है, पोर्ट्स जो थे, ठीक है, वो भी इन्होंने ही बनाए ताकि वो ईजिली रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर सकें। किया तो सब कुछ बेटा इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए था, बट उसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट हमने भी लिया है, क्योंकि वो अपने उस टाइम पे अपनी ब्रिटेन को, अपनी कंट्री को स्टेबल करने के लिए यहाँ से सब कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते रहे, तो उनकी वजह से ही पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस खुल गए, रेलवे ट्रैक्स बन गए, तो कुछ चीज़ें उन्होंने अपने लिए की थी पर कहीं ना कहीं वो हमें भी फ़ायदा देगी, ठीक है। क्लैरिकल, ये जो मिडिल क्लास फैमिली का कंसेप्ट है ना, ये ब्रिटिशर्स की देन है। क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आप पढ़ते हो ना, अकाउंटेंट, क्लर्क, ठीक है, ये सारे जो डेजिग्नेशंस है ना, ये ब्रिटिशर्स के ही दिए हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही ये चीज़ें शुरू की, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि हमें अगर इंडिया का स्ट्रक्चर समझना है, इंडिया की पॉलिसी समझनी है, उसके ऊपर राज करना है, तो हमें यहीं के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और प्लस हमें ऐसे दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो तो एक तो हमारा हिसाब किताब देख सके, दूसरा हमारा पेपर वर्क संभाल सके। तो पेपर वर्क संभालने के लिए उनको क्लैरिकल स्टाफ की ज़रूरत थी, और अपना कह लो कि हिसाब किताब, जिसमें आप कह सकते हो कि अपने नेट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स अकाउंट्स को मेंटेन करना, ट्रांजैक्शंस को देखना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना, उन सब चीज़ों के लिए उनको एक बहुत ही स्मार्ट लोग चाहिए थे, तो उनको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत थी। और टचवुड इंडियंस, ये बात बच्चे मानने वाली है, आप कभी अपने घर में भी देखो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट उनकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज हम इंडियंस बहुत लॉजिकल थे, हमारा जो आईक्यू था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, और ब्रिटिशर्स इतने लॉजिकल नहीं है, ठीक है ना। उन उन वहाँ पे अभी भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा मैथ साइंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आर्ट चिल्ड्रन, ठीक है, तो वहाँ पे शुरू से ये चीज़ है, ठीक है। बट उस टाइम पे हम लॉजिकल तो थे, बट हम इग्नोरेंट थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने सब कुछ जो है अपने फ़ायदे के लिए ही किया, हमें यूज़ किया, और कह लो हमारे को एक्सप्लॉइट किया अपने फ़ायदे के लिए, जिसकी वजह से हमने बहुत सी चीज़ों से सफ़र भी किया है, और हमने अपने इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस को भी बढ़ाया है, और अपने सोशल बैकवर्डनेस के कारण भी कहीं ना कहीं हम रहे हैं। देखो बेटा, ब्रिटिशर्स को निकालना कोई मुश्किल बात नहीं थी इंडिया से, बट प्रॉब्लम ये थी हमारे यहाँ पे इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम ये है, इनका आपस में ही नहीं झगड़ा ख़त्म होता, तो दूसरे के साथ तो क्या लड़ना है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करी, ठीक है, उसी से वो राज कर गए 125 ईयर से भी ज़्यादा, ठीक है। अब वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ही यही कि ना, उन्होंने ये चीज़ समझ ली थी कि यहाँ पे तो लोग दो चीज़ों के पीछे तो मार ही देंगे एक दूसरे को, एक तो उनकी कास्ट, एक उनका रिलीजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ के पीछे लोगों को लड़ाया, जैसे कि सब लोग एक तरह एक जैसे रहते थे, इकट्ठे रहते थे। पाकिस्तान क्यों क्रिएट हुआ, ये सब इन्हीं की देन है कैसे, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के उस टाइम के कुछ पॉलिटिशियंस, आई डोंट वांट टू टेक द नेम बिकॉज इट विल बी पब्लिश ऑन द इंटरनेट, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट एवरीबडी न्यू अबाउट दैट।
कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया ब्रिटिशर्स के साथ मिलके। तो पाकिस्तान जो क्रिएट हुआ है ना, जो इंडिया के दो हिस्से के, ये पाकिस्तान इंडिया, और इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ साथ हमारे यहाँ के कुछ लोग भी इन्वॉल्व हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग। अपने फ़ायदे के लिए इंडिया के दो टुकड़े करवा दिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी, देखो बेटा, जो मतलब हिंदू धर्म में लोग थे, मोस्टली ब्राह्मण थे, या कह लो कि और भी कास्ट के थे, बट लोग नॉन वेज नहीं खाते थे वो लोग, ठीक है ना, क्योंकि हिंदू जो है उनकी जो काव है वो सेक्रेड एनिमल है। तो जनरली मेजॉरिटी में ऐसे लोग थे, 90% से भी ज़्यादा हिंदू फैमिलीज ऐसी थी जो कि नॉन वेज नहीं खाती थी। उधर सिख फैमिलीज थी, सिख फैमिलीज में अमृतधारी थे लोग, ठीक है, अमृत छका हुआ था, तो वो वैसे ही नॉनवेज नहीं खाते, और पूजा पाठ करने वाले धार्मिक लोग थे। तो अब क्या बची एक कम्युनिटी, वो थी मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स जो हैं वो खाते थे, वो उनका जो सेक्रेड एनिमल था हिंदूज का काओ, उनका नहीं था। तो वो उन्होंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढे, तो वो भड़काते थे हिंदुओं को, ये मुस्लिम्स हैं, ये तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, दे पॉल्यूट योर रिचुअल्स, ये तो गाय काट के खाते हैं, ये तो तुम्हारी गाय जो सेक्रेड एनिमल है जिसको तुम पूजते हो, मदर मानते हो, अपनी गाय माता मानते हो, ये तो उसको काट के खाते हैं, ठीक है। वहीं मुस्लिम्स को भड़का दिया उल्टा, ये तुम्हारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तुम मिनॉरिटीज़ में हो, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये तुम्हारे पे रोब जमाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें डोमिनेट करेंगे, और तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते। ये लोग वेजिटेरियन हैं, सिख और हिंदू लोग, तो ये तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो, इस चीज़ से ये तुम्हारे को कभी भी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट किए कम्युनिटीज़ के बीच में, लोगों को रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, एक कास्ट के नाम पे लोग बड़ा लड़ते थे, ये छोटी कास्ट का है, मैं बड़ी कास्ट से हूँ। तो वो कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा उस चीज़ को उन्होंने, मतलब कुछ गलतियाँ तो हमारी भी है ना, कि हमने इंसान को इंसान नहीं समझा, कास्ट और रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन किया हमारी सोसाइटी में, और उसका रीज़न ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर दी। हायर कास्ट वाले लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट की, इसीलिए वो ब्रिटिशर्स की बातों में आ गए। अगर उनको इक्वल स्टेटस दिया होता इकोनॉमी में, सोसाइटी में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया होता कास्ट और रिलीजन के नाम पे, तो ऑब्वियसली वो लोग कहते कि ये तो, वो आसानी से समझ सकते थे, और वो उनके अपोज हो जाते, उनके अगेंस्ट में खड़े होते, और इंडिया की यूनिटी जो थी वो कभी टूटती ही नहीं। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने मुद्दा बनाया, उसको इशू बना के लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशंस बढ़ा के, डिफरेंसेस बढ़ा के, लड़ाइयाँ करवा के उन्होंने इंडिया के दो टुकड़े कर दिए थे। Infrastructure on the eve of independence, post and telegraphs were developed to enhance administrative efficiency. Infrastructural change brought colonial exploitation. Infrastructural change, ये जो नई रेलवेज खुले, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज स्टार्ट की, और भी जितनी भी डिफरेंट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने शुरू की, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन हुआ। ब्रिटिशर्स ने बेटा कॉलेजेस शुरू किए, ठीक है, उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रख दिया, ऑफिस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रख दिया। हम इंडियंस को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, हम लोग हिंदी बोलने वाले थे, तो उनको पता था कि हम इंग्लिश में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट बना के इनकी ज़मीनें अपने नाम करवा सकते हैं। उसमें क्या है, किसी को पैसे दे के अपने साथ मिलवा दिया, और वो ट्रांसलेट कर रहा है हिंदी में, और वो जो लिखा है वो नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ भी बोली जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब आप कह लो धोखा दे के, ठीक है, ब्लफ करके उन्होंने कहीं ना कहीं हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया है। रेलवेज फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। रेलवेज खुलने के बाद आसानी से प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं, वहाँ से आसानी से उन्होंने अपनी मार्केट जो थी, इवन इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट्स हर स्टेट तक पहुँचाए उन्होंने। थैंक यू सो मच। आई होप बच्चे आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड प्लीज़ share, subscribe, and like my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma. Press the bell icon. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of the next video. Thank you so much for your cooperation and listening me. Have a nice day. Stay safe, stay home, be alert, and save lives.